बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मा ने भागकर अब्बा से शादी की थी। अम्मा एक मिडिल क्लास घराने से थी और अब्बा एक अमीर घराने से। अम्मा ने अब्बा से पैसों के लिए शादी की थी और बहुत आज़ाद माहौल की थी। जब मैं पैदा हुई तो बोझ समझकर मुलाजमीन के हवाले कर दिया और कुछ वक्त बाद अम्मा को अब्बा से भी अमीर आदमी मिल गया। उससे शादी करने के लिए अब्बा को छोड़ दिया। अब्बा को यह सदमा बर्दाश्त न हुआ और वो मर गए। अब्बा के मरते ही मुझे चाचा ने भी घर से निकाल दिया तो अब्बा का वफादार मुलाजिम मुझे अपने घर ले गया। मैं उसके घर रहने लगी और बड़े होने के साथ साथ सब कुछ भूल गई। मैं जवान होकर अपनी माँ की तरह खूबसूरत थी जब एक रोज अब्बा के नए मालिक का बेटा मुझ पर आशिक हो गया और जबरदस्ती मुझसे निकाह करके अपने घर ले गया। लेकिन जैसे ही मैंने उसके घर में कदम रखा मेरी जान निकल गई कि वही मेरी माँ बहुत ही खूबसूरत थी। जो भी उसे देखता उसके हुस्न का दीवाना हो जाता। लेकिन बदकिस्मती से मेरी माँ ने एक गरीब घराने में आंख खोली थी और इस बात का मेरी माँ को हमेशा दुख रहा था। मेरी माँ किसी भी तरह अपनी गरीबी से जान छुड़ाना चाहती थी। उन्हें अपने हुस्न पर नाज था और वो इसी हुस्न को इस्तेमाल करके अपनी किस्मत बदलना चाहती थी। मेरी अम्मा अपने माँ बाप की बहुत लाडली थी, इसीलिए मेरे नाना ने उन्हें एक बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए भेज दिया और फिर शहर के एक बड़े कॉलेज में स्कॉलरशिप पर उनका दाखिला हो गया। मेरी माँ निगार बेगम जहाँ जाती अपने हुस्न के जलवे बखेर देती। कॉलेज में भी लड़के उनकी एक झलक देखने को बेताब हो जाते, लेकिन वो किसी पर अपना नजर करम न करती। लेकिन फिर एक दिन मेरी माँ की जिंदगी में शहाब अहमद आया। वो मेरी माँ से एक क्लास सीनियर था और जो बात मेरी माँ को उसका दीवाना कर गई वो उसके नए मॉडल की गाड़ी थी। शहाब का शुमार कॉलेज के अमीर तरीन लड़कों में होता था। शहाब अहमद एक कारोबारी आदमी का बेटा था जिसके पास रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी। बस वो हुस्न का मतवाला था और मेरी माँ हुस्न की देवी। मेरी माँ को शहाब की दौलत के आगे कुछ दिखाई न दिया और उन्होंने शहाब अहमद को अपनी अदाओं के जाल में फंसा लिया। शहाब अहमद निगार बेगम से बेइंतहा मोहब्बत करने लगे थे, इसीलिए उन्होंने अपने माँ बाप से कहकर निगार के घर रिश्ता भेजना चाहा, लेकिन शहाब के घर वाले न माने। शहाब के वालिदैन एक गरीब लड़की को अपनी बहू किसी सूरत नहीं बनाना चाहते थे और जब ये बात निगार को पता चली तो उन्हें अपने ख्वाब मट्टी में मिलते हुए महसूस हुए। मेरी माँ यानी निगार बेगम ने शहाब अहमद को खुदकुशी करने की धमकी दे दी तो शहाब ये बात बर्दाश्त न कर सके और निगार का हाथ पकड़कर उन्हें कॉलेज से वापसी में कोर्ट ले गए और खुफिया तौर पर शादी कर दी। ये खबर निगार के घर वालों के लिए किसी तूफान से कम न थी कि जिस बेटी को नाजों से पाल पोस कर बड़ा किया था उसने इस तरह चुपके से निकाह कर लिया था। शहाब अहमद के घर वालों ने भी बहुत शोर मचाया, लेकिन बेटे के निकाह के आगे घर वालों ने हार मान ली। शहाब अहमद अपने माँ बाप के बड़े बेटे थे और उनके माँ बाप अपने बेटे को खोना नहीं चाहते थे, इसीलिए निगार बेगम को भी अपना लिया गया और यूं निगार बेगम के तमाम ख्वाब पूरे हो गए। वो एक छोटे से घर से उठकर 1000 गज के बंगले में आ गई थी। नौकर चाकर रुपया पैसा किसी चीज की कोई कमी न थी। शहाब अहमद ने निगार बेगम को सर आंखों पर बिठा रखा था, लेकिन निगार बेगम के दिल में दौलत की जो प्यास थी वो कभी बुझने वाली नहीं थी। शहाब अहमद और निगार बेगम की शादी को साल भर का अरसा गुजरा था कि जब मैं यानी फरवा शहाब उनकी गोद में आ गई। मैं शहाब अहमद और निगार बेगम की वो इकलौती बदनसीब बेटी थी जो माँ की मोहब्बत से महरूम थी। निगार बेगम की जिंदगी में मेरी पैदाइश जैसे बिल्कुल अनचाही थी। मुझे नौकरों के हवाले करके वो अपने जिम और पार्टियों में इस कदर मसरूफ हो गई कि कभी पलटकर मेरी तरफ देखा ही नहीं। मेरे अब्बा शहाब अहमद ही मुझे अपनी गोद में उठाकर घूमते और अपनी मोहब्बत से मेरे अंदर की महरूमी को खत्म करने की कोशिश करते। इसी बात को लेकर कई दफा मेरे अब्बा शहाब अहमद का मेरी माँ निगार बेगम से झगड़ा भी हुआ, लेकिन निगार बेगम को घर गृहस्थी से कहीं ज्यादा सोशल लाइफ पसंद थी। वक्त के साथ साथ दौलत की वजह से उनकी खूबसूरती में मजीद 4 चांद लग गए थे। अब तो सोसाइटी का हर मर्द उनका दीवाना था और ये बात शहाब साहब को बर्दाश्त न होती थी। आए रोज होने वाले झगड़ों से घर का माहौल पूरी तरह खराब हो गया था। और फिर एक दिन ऐसा आया जब मेरी माँ को मेरे बाप से कहीं ज्यादा अमीर और दौलतमंद इंसान मिल गया जो उनकी एक झलक का दीवाना बन गया था। मेरी माँ के लिए शहाब अहमद अब खास न रहा था, क्योंकि उनकी जिंदगी में उससे भी ज्यादा कोई खास आ गया था। मेरी माँ के लिए मोहब्बत कभी जरूरी थी ही नहीं, वो तो पैसे की भूखी थी और जब उन्हें मजीद पैसा नजर आया तो वो मुझे और मेरे बाप को छोड़कर उस आदमी के साथ चली गई। मेरे बाप के लिए ये बात किसी भयानक ख्वाब जैसी थी कि जिस औरत की मोहब्बत में वो अपने माँ बाप के खिलाफ चले गए थे उस औरत ने उन्हें एक पल में ही छोड़ दिया था। मेरी माँ क्या गई, मेरे अब्बा बिस्तर से लग गए।
वो हर वक्त माँ को याद करके आंसू बहाते रहते। उन्हें हरगिज भी अंदाजा नहीं था कि शादी के 7 साल बाद ही उनकी मोहब्बत उन्हें यूं बेवफाई का दाग दे जाएगी। अब्बा ने लोगों से मिलना जुलना और बातचीत करना तक छोड़ दिया था। मैं जब भी अब्बा के कमरे में जाती तो वो बिस्तर पर लेटे अम्मा की तस्वीरों को देखते रहते और अम्मा की तस्वीरों से शिकवे करते। कुछ दिनों बाद अब्बा ने बात करना भी बंद कर दिया था। ये सदमा शायद उनसे बर्दाश्त ना हो सका था और फिर एक दिन वो खामोशी से अपने रब से जा मिले। मैं तो पहले ही मुलाजमों के सहारे अपनी जिंदगी गुजार रही थी। अब्बा के इंतकाल के बाद तो मुझे पूछने वाला कोई न रहा। मेरे चचा जो हमारे ही बंगले में रहते थे, उन्होंने मौके का फायदा उठाकर मुझे बंगले से बाहर निकाल कर खड़ा कर दिया और ऐसे वक्त में अब्बा के एक वफादार मुलाजिम ने मेरा साथ दिया। वो मेरा सहारा बने और मुझे अपने घर ले गए। मैं उनके छोटे से घर में उनके बच्चों के साथ जिंदगी गुजारने लगी। मेरी उम्र कोई 8 साल के करीब थी। मुझे अपना बचपन और अपने माँ बाप धुंधले धुंधले याद रह गए थे। मेरे लिए तो मेरे अब्बा वही थे जिनके घर में रह रही थी। उन्होंने मुझे अपने बच्चों की तरह ही रखा था और कभी अपनी बेटी में और मुझ में कोई फर्क न किया। अब्बा हमेशा से ही शाहब अहमद के घर में मुलाजिम थे और जब वहां से अब्बा का काम खत्म हुआ तो अब्बा ने किसी दूसरे बंगले पर मुलाजमत शुरू कर दी। जैसे जैसे दिन महीनों में और महीने सालों में बदल रहे थे, मैं हूबहू बहू अपनी माँ की तरह हसीन होती जा रही थी। और फिर मैंने जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो मैं अपनी माँ की तरह ही कयामत ठाने लगी। जो भी मुझे देखता वो मेरी तारीफ किए बिना न रह पाता। मैं अपने दूसरे बहन भाइयों से बिल्कुल मुख्तलिफ थी, इसीलिए सबकी नजरों का मरकज बन गई थी। अब्बा बंगले पर ड्राइवर की नौकरी कर रहा था और एक दिन अचानक ही अम्मा की तबीयत खराब होने की वजह से अब्बा को दरमियान से ही घर लौट कर आना पड़ा। लेकिन साथ ही उनके मालिक का बेटा भी गाड़ी में मौजूद था जो अब्बा के साथ अपने दफ्तर से घर लौट रहा था। अब्बा ने कहा कि मालिक के बेटे के लिए शरबत बना दो, गर्मी बहुत है। मैं तुम्हारी माँ की दवाएं देकर मालिक को वापस ले जाऊंगा। मैंने जल्दी से शरबत बनाया और अब्बा मालिक को लेकर हमारे घर के छोटे से ड्राइंग रूम में आ गए और खुद अम्मा की दवाई लेने के लिए मेडिकल स्टोर चले गए। मजबूरन मैं अब्बा के मालिक के बेटे को शरबत देने के लिए गई तो उसकी नजरें मुझ पर जम गई और मुझे देखकर वो भी दूसरों की तरह पलक झपकना ही भूल गया। मैं उसके आगे शरबत रखकर जल्दी से कमरे से निकल आई। मुझे अपनी पढ़ाई के लिए सेंटर भी जाना था। मैं 12वीं जमात में आ गई थी। अब्बा मुझे एक सरकारी कॉलेज से ही अपनी इस्तिताअत के मुताबिक तालीम दिलवा रहा था। अब्बा के मालिक के बेटे का नाम शहरोज था। उसकी निगाहों में जो कुछ मैंने देखा था उसे मैं भुला नहीं पाई थी। वो सहरजदा होकर मुझे देख रहा था और उसकी आंखों में आने वाली चमक मुझे अब भी याद थी। अगले दिन कॉलेज से वापसी में एक गाड़ी मेरे पास आकर रुकी तो मैंने पलट कर देखा। शीशे में मुझे शहरोज साहब का अक्स नजर आया। मैं हैरानी से उन्हें देखने लगी कि मेरे कॉलेज के पास भला उनका क्या काम है। शहरोज साहब ने इशारे से मुझे गाड़ी में बैठने के लिए कहा, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया। वो मेरे अब्बा के मालिक के बेटे जरूर थे, लेकिन मेरे लिए एक अजनबी आदमी ही थे। उन्हें शायद बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मैं इस तरह उनके साथ जाने के लिए मना कर दूंगी। मैंने उनके साथ बैठने के बजाय अपना रास्ता अख्तियार करना मुनासिब समझा और मैं जल्दी से तेज तेज कदम उठाकर अपने घर की तरफ चल पड़ी। लेकिन शहरोज साहब ने मेरा पीछा न छोड़ा, बल्कि न जाने किस तरह उन्हें मेरा फोन नंबर भी मिल गया। वो बार बार मुझे कॉल करने लगे और मैं चाहकर भी ये बात अब्बा को नहीं बता सकी, क्योंकि अब्बा की नौकरी बहुत ही मुश्किल से लगी थी। अब्बा ने तो सारी जिंदगी शाहब अहमद के बंगले पर ही गुजार दी थी, इसीलिए दोबारा नौकरी मिलना उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो गया था। ऐसे में अगर मैं अब्बा को शहरोज के रवैये के बारे में बताती तो वो मेरे खातिर नौकरी छोड़ देते या फिर शहरोज से झगड़ते। मैंने सोच लिया था कि जब कुछ देर तक मैं शहरोज को जवाब नहीं दूंगी तो वो खुद ही मेरा पीछा छोड़ देगा। लेकिन मेरा ये ख्याल कुछ ही वक्त बाद गलत साबित हो गया था। जब एक रोज कॉलेज से वापसी में शहरोज की गाड़ी मेरे बराबर आकर रुकी और एक झटके में ही उसने मुझे हाथ से पकड़कर गाड़ी में खींच लिया और तेजी से गाड़ी भगा ले गया। मैं संभल भी न पाई थी और समझ भी न पाई थी कि ये सब क्या हो गया है। मैं हैरत और परेशानी के मिले जुले तासुरात से शहरोज का चेहरा देख रही थी, जहां खामोशी छाई हुई थी। मेरे बहुत ज्यादा हंगामा और शोर शराबा करने के बावजूद भी शहरोज ने गाड़ी नहीं रोकी थी। वो मुस्तकिल ड्राइव कर रहा था। शहरोज ने काफी देर बाद गाड़ी एक सुनसान इलाके में एक बंगले के सामने रोक दी और मुझे खींचता हुआ अंदर ले गया। मैंने बहुत हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन एक मर्द की गिरफ्त के आगे मेरी नाजुक सी कलाई कोई मायने नहीं रखती थी। शहरोज ने मुझे सीधा बेडरूम में ले जाकर बिठाया और कहने लगा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और यही बात तुम्हें कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं सीधी तरह तुम्हें अपना बनाना चाहता था, लेकिन तुम्हारे नखरों और अदाओं ने मुझे इस हद तक गिरने पर मजबूर कर दिया कि आज मैं तुम्हें यहाँ अगवा करके लाया हूँ।
अब तुम मुझे बताओ कि तुम मुझसे निकाह करना चाहती हो या मैं ऐसे ही अपनी मोहब्बत को मुकम्मल कर लूं। इस वीराने में अगर मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती करना चाहूं तो मुझे रोकने वाला कोई नहीं होगा, लेकिन मेरी मोहब्बत इस बात की इजाजत नहीं देती कि मैं तुम्हें पामाल करूं। इसीलिए मैं काजी साहब को बुलवा चुका हूं। थोड़ी ही देर में मेरे दोस्त यहाँ आते होंगे। बेहतर यही होगा कि कोई भी तमाशा किए बगैर मुझसे निकाह कर लो, नहीं तो दूसरी सूरत में अपनी इज्जत को खुद ही गंवा दोगी और सारी उम्र पछताओगी, क्योंकि इसके बाद मैं तुम्हें कभी पलट कर भी नहीं देखूंगा। शहरोज की धमकी और हठधर्म लहजे ने मुझे खौफजदा कर दिया था। मैं जान गई थी कि वो शख्स जो कह रहा है वो कर गुजरेगा। कुछ देर बाद मैंने अपने हाथों से अपनी बर्बादी पर दस्तखत कर दिए थे और शहरोज के साथ खामोशी से निकाह कर लिया था। मैं शहरोज के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, सिवाय इसके कि वो मेरे बाप के मालिक का बेटा था। मेरी माँ के हुस्न ने मेरे बाप और मेरी जिंदगी खा ली थी और अब मेरा हुस्न मेरी आने वाली जिंदगी को बर्बाद करने वाला था। आज मुझे अपने खूबसूरत चेहरे से नफरत महसूस हो रही थी, जिसकी वजह से मुझे ये दिन देखना पड़ा था। निकाह के बाद शहरोज मेरे पास कमरे में आया और मेरे बराबर में बैठकर मेरा हाथ थाम लिया। कहने लगा, मैं ये सब नहीं करना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे मजबूर किया कि मैं तुम्हें इस तरह अपनी जिंदगी में शामिल करूं। मगर मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूं। अगर ये बात मैं अपने घर वालों को बताता तो शायद वो तुम्हें अपनाने के लिए इनकार कर देते, लेकिन अब तुम मेरी बीवी बन चुकी हो, इसीलिए मैं तुम्हें अपने साथ अपने घर ले जाना चाहता हूँ। मेरी आंखों से आंसू टपक रहे थे। मैंने शहरोज से कहा कि मेरे घर वाले मेरे लिए परेशान होंगे। शहरोज कहने लगा, तुम फिक्र न करो, तुम्हारे अब्बा मेरे ही घर में मौजूद होंगे और उन्हें हमारे निकाह के बारे में पता चल जाएगा। शहरोज मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने घर ले गया और जैसे ही मैं घर में दाखिल हुई मेरी जान निकल गई। वही चेहरा मेरे सामने था जिससे मैं सारी जिंदगी नफरत करती आई थी और जिसकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बादी की दास्तान बन गई थी। शहरोज के घर में दाखिल होते ही मुझे मेरी माँ यानी निगार बेगम का चेहरा देखने को मिला था, लेकिन ये चेहरा बहुत बदल चुका था। और हैरत की बात यह थी कि निगार बेगम इस घर में मालकिन नहीं बल्कि एक मुलाजमा की हैसियत से मेरे सामने खड़ी थी। उनकी ऐसी हालत देखकर मैं हैरान रह गई थी कि मेरी वो माँ, जिसके मिजाज ही नहीं मिलते थे, जो अपनी खूबसूरती से दुनिया को जेर करना चाहती थी, आज इस मुकाम पर कैसे आ गई। इससे पहले कि मैं निगार बेगम से कोई सवाल पूछती, शहरोज ने अपने माँ बाप को मेरे और अपने निकाह के बारे में बता दिया। शहरोज की माँ ने पहले तो शहरोज से झगड़ा किया और फिर अपने इकलौते बेटे की खातिर मुझे गले से लगा लिया। मेरे अब्बा को भी मेरे निकाह का पता चल गया था। वो भी हैरान थे, लेकिन शहरोज ने उन्हें भी कायल कर लिया था। मैं इतने महीनों से शहरों से इसीलिए भागती आ रही थी कि कहीं लोग मुझे मेरी माँ की तरह बदकिरदार न समझे और ये न कहें कि अपनी माँ के नक्शे कदम पर चलकर मैंने भी एक अमीर लड़के को फंसा लिया है। लेकिन यहाँ आकर निगार बेगम को देखने के बाद तो मैं और भी ज्यादा परेशान हो गई थी। शहरोज के घर वालों ने मुझे दिल से अपना लिया था और मैं भी शहरोज को अपना शौहर मान चुकी थी। शहरोज ने मेरे साथ भले ही जबरदस्ती निकाह किया था, लेकिन ये सच था कि वो मुझसे मोहब्बत करते थे और उन्होंने पहले ही दिन से मुझे बहुत इज्जत दी थी। और इस जबरदस्ती के निकाह पर भी वो मेरी खामोशी की वजह से मजबूर हुए थे। शहरोज और उसके घर वालों को मेरे गरीब होने पर भी कोई एतराज न था और ना ही मैंने उन्हें अपने माजी के बारे में कुछ भी बताया था, क्योंकि उस माजी को तो मैं भी पूरी तरह भूल चुकी थी। लेकिन निगार बेगम को देखकर कुछ जख्म दिल में जरूर ताजे हो गए थे। एक दोपहर शहरोज के माँ बाप घर से बाहर थे और शहरोज भी दफ्तर गए हुए थे। निगार बेगम मेरे कमरे में जूस का गिलास लेकर आई तो खुद ही मेरे कदमों में बैठ गई। उसके बाद जो कुछ उन्होंने मुझे बताया वो सुनकर मैं हैरान रह गई कि किस्मत इस तरह भी हराती है। निगार बेगम की इस हालत के पीछे उनका अपना ही हाथ था। वो कहने लगी, तुम्हारे बाप शाहब अहमद को छोड़कर मैं एक अमीर बिजनेस टाइकून के साथ दुबई चली गई। दौलत की हवस और पैसे के नशे में मैं पूरी तरह पागल हो चुकी थी और मैं शाहब अहमद की अनमोल मोहब्बत को छोड़कर हवस के रास्ते पर चल पड़ी थी। वो शख्स मुझे अपने साथ दुबई ले गया, लेकिन मुझसे निकाह न किया, बल्कि ऐसे ही मेरे साथ वक्त गुजारता रहा। मुझे अपने साथ साथ बिजनेस की पार्टियों में ले जाता और मेरे हुस्न को कैश करवाकर अपनी बिजनेस डील करता। उसकी वजह से मैं कई मर्दों की तस्कीन का जरिया बन चुकी थी, लेकिन उसने मुझसे निकाह न किया। वो ऐसे ही मुझे इस्तेमाल करता रहा और जब मैंने उस पर शादी के लिए जोर डाला तो उसने मुझे खाली हाथ दोबारा वापस पाकिस्तान भेज दिया। बहुत बाद में मुझे पता चला कि वो तो पहले ही से शादीशुदा और 2 बच्चों का बाप था, जो मुझे सिर्फ अपनी अय्याशी और कारोबार के लिए इस्तेमाल कर रहा था। मैं खाली हाथ पाकिस्तान लौट कर आई तो पता चला कि शहाब अहमद मेरी बेवफाई के गम में इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं और तुम भी मुझे कहीं न मिली। मैंने तुम्हें ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश की,
लेकिन मुझे सिर्फ इतना ही पता चल सका कि शहाब अहमद के मरते ही उनके भाई ने तुम्हें घर से निकाल दिया था। मैं तुम्हारे अच्छे नसीब के लिए दुआएं करती रही। मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। मैं सड़कों पर यहाँ वहां धक्के खाने पर मजबूर हो गई। मैं थकी हारी वापस लौटकर अपने माँ बाप के घर गई तो पता चला कि दुनिया वालों के तानों ने उन्हें भी मार डाला। मेरे अपने भाइयों ने मुझे ये कहकर छत देने से इनकार कर दिया कि उनकी जवान बेटियां हैं और मेरी वजह से वो अपनी बेटियों के मुस्तकबिल को खतरे में नहीं डाल सकते। जो बदनामी का बीज मैंने बोया था उसकी जड़ें मेरी पूरी जिंदगी को अपनी लपेट में ले चुकी थी। और फिर एक दिन मुझे यहाँ मुलाजमा की नौकरी मिल गई। जो महलों में रानी बनने के ख्वाब देखती थी आज किसी और के महल में नौकरानी बन चुकी थी। शहाब अहमद ने मुझे सर आंखों पर बिठाया था, लेकिन मैं उसकी मोहब्बत की कदर न कर सकी और शायद यही मेरी सजा थी। मैंने अपने हुस्न का गलत फायदा उठाया था और बर्बादी मेरा मुकद्दर बन गई थी। मुझे लगता था कि मैं अपने हुस्न से किसी को भी दीवाना बना सकती हूँ और ये बात सच भी थी, लेकिन मैं ये भूल गई थी कि मैं उस हुस्न के बदले में हमेशा इज्जत नहीं पा सकती। हर कोई शहाब अहमद की तरह औरत को इज्जत से चार दीवारी नहीं देता, बल्कि कोई कोई सिर्फ उसके हुस्न को बेहिजाब देखना चाहता है और जब अपना मकसद पा लेता है तो धुतकार देता है। मेरे साथ भी यही हुआ था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि कभी जिंदगी मुझे इस मकाम पर पहुंचा देगी। मेरी माँ निगार बेगम की आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं जानती थी कि ये पछतावे के आंसू हैं, लेकिन मुझे उन पर जरा भी रहम नहीं आया था। उनकी वजह से मैंने इतना शफीक और मोहब्बत करने वाला बाप खो दिया था। मैंने अपने बाप को आखिरी वक्त में अपनी माँ के लिए रोते हुए देखा था और खुद सारी जिंदगी गैर लोगों में गुजारती थी जो मेरे लिए अब मेरे अपनों से कहीं ज्यादा अहम थे। लेकिन अगर उस वक्त मेरे अब्बा मुझे ना अपनाते तो मैं कहाँ जाती और न जाने आज मेरा क्या हाल होता। निगार बेगम अपने दिल का बोझ हल्का करने के बाद मेरे आगे हाथ जोड़कर बैठ गई और माफी मांगने लगी। उन्हें अपनी जिंदगी के एक एक पल पर पछतावा था, लेकिन मेरे पास उन्हें माफी देने की गुंजाइश भी मौजूद नहीं थी, क्योंकि उनकी वजह से हमारा हंसता बसता घर उजड़ गया था। मगर उनकी हालत देखकर मैं ज्यादा देर संगदिल न बन सकी और ये कहकर उन्हें माफ कर दिया कि मैं कभी जिंदगी में उन्हें अपनी माँ का दर्जा न दे सकूंगी। वो मेरे लिए बिल्कुल गैर है। वो इसी बात पर खुश थी कि मैंने उन्हें माफ कर दिया, क्योंकि मेरे बाप से तो उन्हें माफी मांगने की मोहलत भी न मिली थी। वो जा चुकी थी और मैं सोच रही थी कि एक औरत की बेवफाई कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देती है। अगर मेरी माँ ने इस तरह मेरे बाप को ना छोड़ा होता तो शायद मेरी पूरी जिंदगी मुख्तलिफ होती और आज वो खुद भी एक बेहतरीन जिंदगी गुजार रही होती। रुपए पैसे से कहीं ज्यादा अहम इंसान के रिश्ते होते हैं, जो अच्छे वक्त के साथ साथ बुरे वक्त में भी साथ खड़े होते हैं। लेकिन कभी कभी इंसान अपनी नादानी और पैसे की हवस में सब कुछ छोड़कर अपने लिए तबाही का रास्ता चुन लेता है। मैंने खुद से अहद कर लिया था कि मैं कभी शहरोज से बेवफाई नहीं करूंगी। शहरोज दफ्तर से लौट कर आए तो मैं मोहब्बत से उनके गले लग गई। मुझे सारी जिंदगी उनसे ऐसी ही मोहब्बत करनी थी और अपने आशियाने को हमारी मोहब्बत से सजाए रखना था। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।